जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी 4 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, स्पर्श पेंशनर के पास आया मैसेज स्पर्श से। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है स्पर्श के द्वारा नवंबर की पेंशन आपको दी जाएगी 28 नवंबर को। पेंशन क्रेडिट होने से पहले आपके पास स्पर्श के द्वारा एक मैसेज आ रहा है और यह मैसेज है लाइफ सर्टिफिकेट से संबंधित। जी हां दोस्तों, क्या है पूरा मैसेज? क्या इस मैसेज को आप अप्लाई करेंगे या फिर इग्नोर करेंगे? क्या है पूरा मैसेज, आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, 8वें वेतन आयोग में पेंशनर्स को लाभ ना देने के विरोध में धरना प्रदर्शन होगा। जी हां दोस्तों, आप भी धरना प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, ताकि सभी पेंशनर्स को 8 सीपीसी का फायदा मिले। भारत सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि पेंशनर्स को 8 सीपीसी का फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी कई संगठन धरना प्रदर्शन करेंगे। तो इसी पर एक लेटेस्ट न्यूज आई है। कहां पर होगा धरना प्रदर्शन, कौन सी तारीख को होगा, इसकी पूरी जानकारी आगे दूंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा और यह जानकारी जुड़ी है एसीपी एमएससीपी से जुड़ी। जी हां दोस्तों, एक पेंशनर थे जिनको एसीपी हवलदार मिलनी थी। इन्होंने सीपी ग्राम के थ्रू शिकायत डाली। शिकायत गई पीएओआर के पास। जी हां दोस्तों, पे एंड अकाउंट ऑफिस के पास इनकी शिकायत गई। पीओआर ने कहा कि पहले पार्ट 2 ऑर्डर कराइए रिकॉर्ड से, तब आपका केस हमारे पास आएगा, तब हम आपको एसीपी देंगे हवलदार की। पूरा एक लेटर जारी करा है पीएओआर ने, पे एंड अकाउंट ऑफिस ने। कुछ रूल समझाए हैं एसीपी लेने के। उन्होंने बताया कि किस तरीके से कार्रवाई होती है, किस तरीके से एसीपी दी जाती है। तो एक पूरा लेटर मैं आपको समझाऊंगा, कुछ रूल मैं आपको समझाऊंगा एसीपी लेने के। फिर दोस्तों आखिरी जानकारी मैं आपको दूंगा, 8वें वेतन आयोग का राजकोष पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जी हां दोस्तों, 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में कुछ बातें लिखी गई हैं पे कमीशन के लिए। सरकार ने पे कमीशन को कुछ रूल समझाए हैं कि आपको दायरे में रहकर 8 सीपीसी पर काम करना होगा। भारत की आर्थिक स्थिति देखनी होगी। भारत पे कहीं राजकोषीय दबाव तो नहीं पड़ रहा, तो यह भी देखना पड़ेगा। तो दोस्तों कुछ रूल समझाए हैं भारत सरकार ने पे कमीशन को। अब दोस्तों 8वें वेतन आयोग का राजकोष पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एक चार्ट में आपको समझाऊंगा। जी हां दोस्तों, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 8 सीपीसी का, अगर मैं केंद्र सरकार के पेंशनर की बात करूं या फिर राज्य सरकार के पेंशनर्स कर्मचारियों की बात करूं, यानी राज्य के पेंशनर्स और केंद्र सरकार के पेंशनर्स दोनों का अगर हम टोटल देखें एक्सपेंडिचर 8 सीपीसी का कितना रहेगा, क्या इससे राजकोषीय दबाव पड़ेगा सरकार पे, एक चार्ट में आपको समझाना चाहूंगा आगे। तो दोस्तों बस यही 4 जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है कई पुराने पेंशनर्स हैं और नए पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक पेंशनर ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिससे क्या हो रहा है, मेरी जानकारियां उन तक सही समय पर नहीं पहुंच रही। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि अगर आप कंटिन्यू मेरे वीडियो देखते हैं तो फटाफट सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखने में आया है अभी तक कितने पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, 34%, और कितने पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, 65%। तो दोस्तों इस परसेंटेज को आप 100% तक पहुंचाइए चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको सटीक ऑथेंटिक जानकारियां ही दी जाती है। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले इस वीडियो को भी देखने से पहले आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी दोस्तों मैं आपको देने वाला हूं, स्पर्श पेंशनर के पास आया मैसेज। जी हां दोस्तों आपके पास एक मैसेज आया होगा स्पर्श की तरफ से। आपको पेंशन का एडवांस मैसेज मिला होगा कि आपको नवंबर की पेंशन दी जा रही है 28 नवंबर को, लेकिन उसके अलावा एक और मैसेज आपके पास आया होगा, और मैसेज है ये, डियर, आपका नाम लिखा होगा, पीपीओ नंबर लिखा होगा, योर आइडेंटिफिकेशन इज पेंडिंग इन स्पर्श।
इसका मतलब है कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट भरना अभी ड्यू है, आपने अभी तक भरा नहीं है। फिर क्या लिखा है, काइंडली गेट योर एनुअल आइडेंटिफिकेशन कंप्लीटेड इमीडिएटली फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ मंथली पेंशन फॉर द नेक्स्ट ईयर 1 ईयर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पेंशन कंटिन्यू लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पेंशन रुके नहीं, तो इसके लिए आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट भरना सुनिश्चित करें। फिर क्या लिखा है, प्लीज इग्नोर इफ ऑलरेडी डन रिगार्ड टीम स्पर्श। स्पर्श की तरफ से आपको मैसेज किया गया है कि आप लाइफ सर्टिफिकेट भरना सुनिश्चित करें, नहीं तो आपकी पेंशन रुक सकती है। अब दोस्तों, अगर आपने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दिया स्पर्श पे और अगर ड्यू डेट अगले साल की आ गई, अगले साल की ड्यू डेट दिखा रहा है 30 नवंबर 2026 की, तो फिर आप इस मैसेज को इग्नोर करेंगे, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हां, अगर आपने अपना अभी तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करा, तब ये मैसेज आपके लिए, तो आपको तुरंत अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। तो तुरंत लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना सुनिश्चित करें। अगर आपने नहीं किया तो करें, अगर आपने कर दिया तो इस मैसेज को इग्नोर कर दीजिए, फिर ये मैसेज किसी काम का नहीं है। आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। चलते अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों, हिंदुस्तान अखबार की एक खबर आई है। जी हां दोस्तों, और ये जानकारी है आंदोलन के बारे में। 8वें वेतन आयोग में पेंशनर्स को लाभ ना देने के विरोध में धरना प्रदर्शन 29 नवंबर को। जी हां दोस्तों, 29 नवंबर को धरना प्रदर्शन दिया जाएगा 8 सीपीसी से संबंधित, ताकि सभी पेंशनर्स को भारत सरकार 8 सीपीसी का फायदा दे। और दोस्तों, ये खबर आई है अमरोहा उत्तर प्रदेश से। क्या लिखा है, सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशनर्स एसोसिएशन की बैठक में पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग का लाभ नहीं दिए जाने का विरोध करने का निर्णय लिया गया है। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में पेंशनर्स का जिक्र नहीं है, जिससे कहीं ना कहीं लगता है कि शायद सरकार 8 सीपीसी में पेंशनर्स को फायदा ना दे। फिर क्या लिखा है, सभी जिलों में 29 नवंबर को धरना प्रदर्शन और कैंडल मार्च आयोजित किया जाएगा। जी हां दोस्तों, 29 नवंबर को धरना प्रदर्शन किया जाएगा और कैंडल मार्च किया जाएगा, ताकि सरकार पेंशनर्स का जिक्र करे 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में और पेंशनर्स को, सभी पेंशनर्स को 8 सीपीसी का फायदा दे। जैसा आपको पता है, तमाम संगठनों द्वारा लेटर लिखे जा रहे हैं वित्त मंत्री जी को, कभी पीएम मोदी जी को, कभी सरकार को, ताकि 8 सीपीसी में पेंशनर्स के साथ कोई भेदभाव ना हो या फिर पेंशनर्स को 8 सीपीसी का फायदा पूरा मिल पाए। तो दोस्तों, 29 नवंबर को धरना प्रदर्शन है, कैंडल मार्च है जो आयोजित किया जाएगा, और यह विरोध जब तक जारी रहेगा जब तक 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में सरकार संशोधित नहीं कर देती। 8 सीपीसी में जब तक पेंशनर्स का जिक्र नहीं होता, जब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। सभी तहसील अध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि वह अपनी तहसीलों की बैठक कर कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थिति दर्ज कराएं। कहा है कि विरोध प्रदर्शन जब तक जारी रहेगा जब तक सरकार पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग का लाभ देने का स्पष्ट आदेश नहीं करती है, जब तक भारत सरकार स्पष्ट आदेश जारी नहीं करती, जब तक भारत सरकार स्पष्ट आदेश जारी नहीं करती और उसमें पेंशनर्स का उल्लेख नहीं करती, जब तक यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। सरकार को फाइनल आदेश निकालना पड़ेगा जिसमें पेंशनर्स का जिक्र हो और पेंशनर्स को 8 सीपीसी देने की मांग हो। अगर नहीं करती तो जब तक यह धरना प्रदर्शन रहेगा, कैंडल मार्च भी किया जाएगा। तो दोस्तों, आप भी इस आंदोलन में भाग ले सकते हैं। यह आंदोलन अमरोहा में होगा, यूपी में, और दोस्तों यह आंदोलन है 29 तारीख को, 29 नवंबर को। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है एसीपी के बारे में। जी हाँ दोस्तों एक पेंशनर है जिनका रैंक है एक्स नायक टीएस। जी हाँ दोस्तों, ये 2003 में ये रिटायर हुए थे। इनको एसीपी हवलदार का फायदा मिलना है, एसीपी हवलदार का। दोस्तों ये लेटर है 20/11/2025 का, पे एंड अकाउंट ऑफिस को इनकी कंप्लेंट गई है। अब दोस्तों इस लेटर में लिखा क्या है, पीओआर ने क्या बताया है, ये मैं आपको समझाता हूं ताकि आपको भी रूल सही से समझ में आ जाए। संदर्भित सीपी ग्राम शिकायत के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सैन्य कर्मी की शीट रोल की समीक्षा से यह संज्ञान में आया है कि सैन्य कर्मी को
एसीपी हवलदार ग्रेड प्रदान नहीं किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब है कि रिकॉर्ड ने इनका पार्ट 2 ऑर्डर नहीं किया एसीपी हवलदार का। जी हाँ दोस्तों, ये रिटायर हो गए थे 2003 में। इनको फायदा मिलना है एसीपी हवलदार का। इनकी टोटल सर्विस है 20 साल से ऊपर। जैसा आपको पता है एसीपी का रूल है, अगर आप 7 अगस्त 2003 से 31/12/2005 के बीच में आए हैं तो आपको एसीपी का फायदा मिलेगा। एसीपी में 2 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन आपको मिलते हैं, एक मिलता है नायक का और दूसरा मिलता है हवलदार का। अगर आपकी सर्विस 10 साल से ऊपर है तो आपको नायक की पेंशन मिलेगी। अगर आपकी सर्विस टोटल 20 साल से ऊपर है तो फिर आपको एसीपी हवलदार की पेंशन मिलेगी। इनकी टोटल सर्विस 20 साल से ऊपर की है, इस वजह से इनको एसीपी हवलदार की पेंशन मिलेगी जब से ये रिटायर हुए हैं। अब दोस्तों यहां पे पीवार ने बताया कि शीट रोल की जांच करी गई है, जिसमें यह पाया गया है कि आपका पार्ट 2 ऑर्डर नहीं हुआ एसीपी हवलदार का। इस संबंध में अवगत कराया जाता है कि सैन्य कर्मी से संबंधित प्रमोशन या फिर एसीपी एमएसीपी पार्ट 2 ऑर्डर प्रकाशित करने के लिए अभिलेख कार्यालय अधिकृत है एवं आवश्यक पीटीओ के प्रकाशन के उपरांत ही इस कार्यालय द्वारा कार्यवाही संभव है। जी हाँ दोस्तों, पीवार ने पाया कि इनका पार्ट 2 ऑर्डर नहीं हुआ रिकॉर्ड की तरफ से। अब दोस्तों इनको गाइड करा गया है, ये लेटर दिया गया है एक रिकॉर्ड ऑफिस को और एक पेंशनर्स को। पेंशनर्स को यह बताया है कि डायरेक्टली आप अपने रिकॉर्ड से कांटेक्ट करिए। रिकॉर्ड आपका पार्ट 2 ऑर्डर करेगा एसीपी हवलदार का, तब आपको एसीपी हवलदार मिल पाएगा। तो दोस्तों उससे पहले इनका केस प्रोसेस होगा रिकॉर्ड की तरफ से, फिर दोस्तों सब कुछ पीओआर के पास जाएगा, वहां पे भी ऑडिट होगा। उसके बाद पीओआर की तरफ से फिर रिकॉर्ड ऑफिस के पास आएगा, तब दोस्तों रिकॉर्ड ऑफिस डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करेगा सीधा पीसीडीए सीडीओ को। तो दोस्तों इस तरीके से कार्रवाई होती है। सबसे पहले पार्ट 2 ऑर्डर किया जाएगा। अब दोस्तों एसीपी से जुड़ा एक रूल मैं आपको समझाना चाहूंगा, जरा ध्यान से आप समझिएगा। एक रूल मैं आपको समझा रहा हूं। यदि किसी सैन्य कर्मी को एसीपी प्रदान की जाती है तो उसका पार्ट 2 ऑर्डर किया जाता है रिकॉर्ड के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, चाहे आपको नायक की एसीपी मिलनी हो, चाहे आपको हवलदार की एसीपी मिलनी हो, चाहे किसी भी रैंक की आपको एसीपी एमएसीपी मिलनी हो, एसीपी एमएसीपी मिलने से पहले आपका पार्ट 2 ऑर्डर किया जाएगा। आपको बेनिफिट देने से पहले आपका पार्ट 2 ऑर्डर किया जाता है रिकॉर्ड के माध्यम से। और दोस्तों पार्ट 2 ऑर्डर की शीट रोल में एंट्री की जाती है। यह मैं आपको बारीकी रूल समझा रहा हूं, यह रूल आपको और कोई नहीं समझाएगा। बारीक जानकारियां मैं आपको दे रहा हूं रिकॉर्ड ऑफिस की या फिर पीओआर की। सबसे पहले आपका पार्ट 2 ऑर्डर किया जाएगा। जैसे ही आपका पार्ट 2 ऑर्डर होगा उसके बाद दोस्तों जो शीट रोल है उसमें एंट्री होगी। जैसे कि दोस्तों सिविल में अगर किसी कर्मचारी को एमएसीपी एसीपी दी जाती है तो उसकी एंट्री उसकी सर्विस बुक में करी जाती है। तो ठीक इसी तरीके से डिफेंस में क्या होता है, पार्ट 2 ऑर्डर जारी करने के बाद शीट रोल में प्रत्येक जवान की शीट रोल में एंट्री करी जाती है। फिर दोस्तों पार्ट 2 ऑर्डर को सक्षम अधिकारी से टाइम बार्ड सैंक्शन लेकर उचित माध्यम से प्रस्तुत कर कार्रवाई की जाती है। जैसे दोस्तों कई केस बहुत पुराने होते हैं, जैसे इनका केस है, ये 2003 में रिटायर हो गए थे तो काफी टाइम हो गया, 2025 चल रहा है। तो दोस्तों पुराना बेनिफिट देने के लिए मेन हेडक्वार्टर से सैंक्शन लेनी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, जिसे हम बोलते हैं टाइम बार्ड सैंक्शन। जी हाँ दोस्तों, टाइम बार्ड सैंक्शन ली जाती है, उसके बाद दोस्तों केस प्रोसेस होता है। तो दोस्तों इनका भी काफी पुराना केस है, इसके लिए टाइम बार्ड सैंक्शन लेनी होगी हेडक्वार्टर से, तब इनका आगे केस फॉरवर्ड होगा। तो दोस्तों ये कुछ रूल्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पे समझाए हैं। आई होप ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं एसीपी एमएसीपी से जुड़े। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है 8वें वेतन आयोग का राजकोष पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है भारत सरकार ने कुछ सख्त हिदायतें दी हैं पे कमीशन को 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में। भारत सरकार ने बताया है कि पे कमीशन काम तो करेगा 8 सीपीसी पर, लेकिन कुछ बातें पे कमीशन को याद रखनी पड़ेगी, जैसे कि भारत की आर्थिक स्थिति या फिर राजकोषीय दबाव। भारत की आर्थिक स्थिति कैसी है, कितना उसके पास पैसा है, तो यह देखकर पे कमीशन रिपोर्ट बनाएगा 8 सीपीसी पे। लेकिन दोस्तों एक चार्ट मैं आपको समझाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, ये चार्ट है राज्य सरकार के पेंशनर्स और कर्मचारियों का कि 8 सीपीसी का फायदा
कितने पेंशनर्स और कर्मचारियों को मिल पाएगा, तो उसका एक्सपेंडिचर कितना होगा 8CPC का। और दूसरी तरफ केंद्र सरकार के पेंशनर्स और कर्मचारी, उन पे कितना खर्च आएगा 8CPC का। यानी अगर हम ओवरऑल की बात करें, ओवरऑल पेंशनर्स और कर्मचारियों की, राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के, तब टोटल कितना इंपैक्ट पड़ेगा, कितना एक्सपेंडिचर बनेगा, यह मैं आपको जानकारी दूंगा इस चार्ट में। 8th पे कमीशन द फिस्कल बर्डन ब्रेकडाउन, कितना सरकार पे या फिर राज्य सरकार पे बर्डन पड़ेगा जब वो 8CPC देगी अपने पेंशनर्स और कर्मचारियों को। टोटल एनुअल कॉस्ट टू सेंट्रल एंड स्टेट, जी हां दोस्तों, अगर हम दोनों की बात करें, केंद्र सरकार के पेंशनर्स और कर्मचारियों की और दूसरी तरफ राज्य सरकार के पेंशनर्स और कर्मचारियों की, तो टोटल बर्डन पड़ेगा, टोटल एनुअल कॉस्ट है 3.7 से 3.9 लाख करोड़। जी हां दोस्तों, इतना ये एक्सपेंडिचर है 8CPC का। सेंट्रल एडिशनल बर्डन, जी हां दोस्तों, अगर मैं सिर्फ केंद्र की बात करूं तब कितना बर्डन आएगा 1.4 लाख करोड़ पर ईयर का। अगर दोस्तों मैं स्टेट की बात करूं तब कितना बर्डन आएगा 2.3 से 2.5 लाख करोड़ पर ईयर। और टोटल दोस्तों अगर मैं पेंशनर्स और कर्मचारियों की बात करूं, कितने हैं 2.5 करोड़। जी हां दोस्तों, इसमें राज्य सरकार के पेंशनर्स कर्मचारी हैं और दूसरी तरफ केंद्र सरकार के पेंशनर्स और कर्मचारी हैं। टोटल है दोस्तों ये एम्प्लॉई एंड पेंशनर्स 2.5 करोड़। अब दोस्तों अगर हम माने कि 20 से 25% सरकार बढ़ाती है 8CPC में, तब भी दोस्तों इतना ही खर्चा है 3.7 से 3.9 लाख करोड़। टोटल मैं आपको एस्टिमेट बता रहा हूं। तो दोस्तों ये सब चीजें पे कमीशन को देखनी पड़ेगी। पे कमीशन 8CPC पे काम तो करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर भी बनाएगा और वो एक्सपेंडिचर भेजेगा सीधा वित्त मंत्रालय को। तो वित्त मंत्रालय भी इस पर एक रिपोर्ट बनाएगी। सब कुछ सरकार को ही फाइनल करना है आगे चलकर। जी हां दोस्तों, सब कुछ सरकार को। पे कमीशन तो अपनी रिपोर्ट बना देगा, ज्यादा से ज्यादा वो एक्सपेंडिचर भी दे देगा, लेकिन एक्सपेंडिचर अप्रूव करेगा कौन, भारत सरकार। लेकिन उससे पहले इसका एक बजट भी निर्धारित किया जाएगा। जी हां दोस्तों, 8CPC का बजट निर्धारित किया जाएगा वित्त मंत्रालय द्वारा, तब ये सब चीजें हो पाएंगी। तो दोस्तों एक मैंने आपको छोटी सी जानकारी दी है फिस्कल इंपैक्ट के बारे में, एक्सपेंडिचर के बारे में। बाकी आपके अपने विचार क्या हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी है। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ जाओगे। फिर भी और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां आपको बराबर मिलती रहेंगी। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।